हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने शुरू कर दिया है एमसीक्यू सीरीज और जिसमें आप सभी को लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे और आपको प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी होंगे उनके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हम क्वेश्चनों को लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है और ये जो हम ले रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो पुराने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको ऐड किया गया है। इसके अनुसार इसमें ऐड किया गया है और उन्हीं को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएस किस टाइप की आती है पेपरों के अंदर। इस समय किस तरीके की जीएस पूछी जा रही है। पहले तो केवल फैक्ट पूछे जाते थे, लेकिन अब फैक्ट ना पूछकर उसके अंदर और डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खून की स्टडी क्या कहलाती है। मतलब इसमें पूछा है जो ब्लड की स्टडी होती है वो क्या कहलाती है। तो पहले नंबर तो ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए फैंकोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो पहले हम इसके ऑप्शनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइकोलॉजी बोलते हैं सहवाल की स्टडी को, बोलते हैं फाइकोलॉजी बोलते हैं सहवाल की, और माइकोलॉजी बोलते हैं हम कवक की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। और जब सहवाल और कवक मिल जाते हैं तो इन्हीं के मिलने से इनके प्रेम प्रसंग को बोलते हैं लाइकेन। जब ये दोनों का मिल जाते हैं तो इसी से बनता है लाइकेन, इसको ध्यान रखना। अब हम देखते हैं खून की स्टडी। तो खून की स्टडी कहलाती है हेमेटोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का जो ग्रुप डी का पेपर था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। और हम सभी क्वेश्चन मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम अगली बार से साइंस के क्वेश्चन अलग लेके आएंगे और आपको जीएस के क्वेश्चन अलग लेके आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ग्रुप डी के अंदर 45 नंबर की जीएस आने वाली है। तो 45 नंबर की जीएस आने वाली है तो उसके लिए 25 नंबर की उसमें से जनरल स्टडी आएगी और 20 नंबर की आएगी उसमें से साइंस। तो हमको ये कवर करके चलना है पोर्शन। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सीमा किस देश की है। तो जो इसमें पूछा है जो भारत से लगने वाले देश हैं उनमें सबसे लंबी सीमा किस देश की है। हम इसको मैप से समझेंगे। पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी है तिब्बत। तो हम इसको मैप से समझते हैं। चलो मैप देखते हैं हम। ये है हमारा मैप। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे लंबी जो सीमा है भारत से किसकी लगती है। तो सबसे लंबी सीमा है वो लगती है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर दूँ इसको। ये वाला एरिया दिख रहा होगा आप सभी को, ये वाला, इसी को बोलते हैं हम बांग्लादेश। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बट 1971 ईस्वी में वॉर हुआ था तो इस वजह से इसको अलग बांग्लादेश की उपाधि दे दी थी। और इसी की जो बाउंड्री है सबसे अधिक भारत से सीमा लगती है। इसकी बाउंड्री कितनी है, तो इसकी बाउंड्री है 40-96 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यही सबसे लंबी लगती है भारत के अंदर। तो इसको ध्यान रखना, सबसे लंबाई बाउंड्री किसकी है, तो ये है बांग्लादेश की। उसके बाद सबसे लंबी किसकी आती है, तो सबसे लंबी उसके बाद आती है चीन की आती है सबसे लंबी, क्योंकि चीन यहाँ से शुरू होता है और ये एरिया चीन का ये अंडर आता है। क्योंकि जो तिब्बत है वो तिब्बत भी अब चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो इस वजह से जो चीन की है वो चीन की लंबाई आती है दूसरे नंबर पर। अब आप सब पूछेंगे कि सर चीन की लंबाई कितनी है भारत से, तो इसकी है 3388 किलोमीटर चीन की लंबाई है। ये ध्यान रखना, 3388 किलोमीटर। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया भारत में सबसे लंबी सीमा किस देश की है। तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की और ये हमने देखा था, ये है 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है सीमा से। और सबसे छोटी सीमा कौन सी है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान की, सबसे छोटी, और इसकी जो लंबाई है वो है 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। जो हमारा भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उससे संबंधित कौन सा कौन सा अनुच्छेद है, इससे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किस भाग के अंदर आता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है ये आता है भाग 5 के अंदर। किसके अंदर आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय आता है भाग 5 के अंदर। अब हम इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन डी देखते हैं हम। ऑप्शन डी 44, अनुच्छेद 44 ये सिविल नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सिविल नागरिक संहिता। और ये कहाँ पर लगी हुई है? और ये लग रही है सबसे गोवा में लगी हुई है। और ये कब लगी थी? तो ये 2018 के अंदर लगी हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सिविल संहिता लगने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है गोवा। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 14 को। ऑप्शन सी देखते हैं। अब ऑप्शन सी है, इसमें ऑप्शन सी में दे रखा है अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 संबंधित है विधि के समझ समानता। इसका संबंध है विधि के समझ समानता, कि जो भी कानून के कानून के सामने सभी समान होंगे, इसका यह मतलब है अनुच्छेद 14 का मतलब। और इसमें केवल अपवाद है राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होगा। राज्यपाल किस चीज़ का होता है? तो राज्यपाल एक राज्य का होता है और राष्ट्रपति पूरे भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये दो लोग अपवाद हैं इसके अंदर। अनुच्छेद 14 में इन लोगों के लिए 2 अपवाद रखे गए हैं। अब इसमें पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये अनुच्छेद है 124 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 124। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसमें पूछा गया है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लें, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52। हमको जानकारी मिलती है भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, ये हमको जानकारी मिलती है अनुच्छेद 52 के अनुसार। और अनुच्छेद 40, इससे हमको जो पंचायती राज है, पंचायती राज के बारे में नॉलेज मिलती है, पंचायती राज इसके बारे में। और 343 में ये लिखा गया है कि संघ की एक भाषा होगी और जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। इसका मतलब है कि जो भाषा होगी संघ की वो भाषा हिंदी होगी। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 343 भाषा से संबंधित है। अब इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगाया जाता है। तो ये अनुच्छेद लगाया जाता है अनुच्छेद 61 से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और दोस्तों आप हमेशा कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश क्या करो, क्योंकि अगर आप लोग कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है। इसमें पूछा है जो उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, उसकी राजधानी पूछी गई है इसके अंदर। तो नागालैंड की राजधानी, सबसे पहले हम नागालैंड के बारे में देखते हैं। तो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। ये मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, ये मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं इसके। शिलोंग किसकी राजधानी है। तो शिलोंग है मेघालय की राजधानी है। शिलोंग किसकी? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और शिलोंग के ही अंदर जो असम राइफल्स है उसका भी हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर है। दिसपुर राजधानी है असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। और गंगटोक राजधानी है सिक्किम की। गंगटोक राजधानी है सिक्किम की। और जो नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोहिमा इसका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। जो हमने अभी देखा था क्वेश्चन, राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में देखा था, तो उसमें हमने देखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, केवल जो इसके ऑप्शन है उसके बारे में हम बता देंगे आपको। तो अनुच्छेद 40 का संबंध होता है राज्यसभा से, अनुच्छेद 80 का संबंध होता है राज्यसभा से। और अनुच्छेद 81 का संबंध होता है लोकसभा से। और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं
और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, तो इसको भी ध्यान रखना। और अनुच्छेद 343 का मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है, और इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना, और जो पहला कमेंट हमको बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो इसमें किरचॉफ ने जो नियम दिए थे उसके बारे में पूछा गया है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा के संरक्षण, ऑप्शन बी अपवर्तन के नियम, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से, जो व्यतिकरण होता है ये आपने देखा होगा, डीवीडी वगैरह देखी होंगी या फिर होलोग्राम देखे होंगे, उसमें रंगों के जो प्रकार आते हैं, मतलब रंग दिखाई देते हैं, वो व्यतिकरण के कारण ही रंग दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये हमको दिखाई देता है जैसे ज़्यादा धूप पड़ रही है रेगिस्तान के अंदर, मृच्छिका टाइप में बन जाता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनता है। और आप सभी ने देखा होगा जो लाइनें बिछी होती हैं समुद्र के अंदर, उसमें भी यही फोर्स कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ऊर्जा का संरक्षण। हमने देखा, इसमें डिटेल में समझने की कोशिश की, और जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड, WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। तो इसमें पूछा है मुख्यालय WTO का। तो WTO के बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। WTO की प्रथम महिला अभी अध्यक्ष बनाई गई हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है नागोजी ओंकाजाइवेला। उनका नाम है नागोजी ओंकाजाइवेला। और ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो ये रहने वाली है नाइजीरिया की। कहाँ की, ये रहने वाली है नाइजीरिया की, नाइजीरिया की रहने वाली है ये महिला जो नागोजी ओंकाजाइवेला हैं। और WTO में देश कितने हैं। तो इसके अंदर देश हैं 164 देश हैं WTO के अंदर। और WTO किससे संबंधित है। तो ये व्यापार से संबंधित है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने से संबंधित है WTO। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना पूछेंगे आप लोग। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1945 को। इसको ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1945 को। अब हम देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वाशिंगटन DC में तो जो विश्व बैंक है और IMF है उसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी गुरुग्राम के अंदर है। जो सौर्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, भारत के अंदर। और भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर ही है जो सौर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। और इसमें जो ऑप्शन डी है जिनेवा, ये जिनेवा इसका सही आंसर है। जिनेवा के अंदर ही WTO का हेडक्वार्टर है, और जिनेवा के अंदर ही ILO का हेडक्वार्टर है, और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर ही है। तो हमको ये ध्यान रखना है WTO, ILO और WHO, इन 3 संस्थाओं का और हेडक्वार्टर ही जिनेवा के अंदर है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था NTPC के अंदर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, इसी को बोलते हैं हम लोग छुआछूत। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंदर है। तो हमको देखना है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 12 को देखते हैं। अनुच्छेद 12 में दिया है कि राज्य की परिभाषा, इसमें अनुच्छेद 12 में दिया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 12, परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 12। ये ध्यान रखना, आप सभी कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में। आप कोई लोग तो बोलेंगे सर अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 1 का संबंध राज्य की परिभाषा से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 1 में केवल उसकी जो सीमा होगी राज्य की कितनी होगी उससे संबंधित है, और किस किस से टच करेगी उससे संबंधित है अनुच्छेद 1। आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 19 का संबंध है स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 19 का संबंधित है किसका,
जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उससे उसका संबंध है अनुच्छेद 19 से, और अस्पृश्यता का संबंध है अनुच्छेद 12 से। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का संबंध है छुआछूत का अंत। भारत में कोई छुआछूत नहीं करेगा, मतलब कि कोई अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको, कि कोई कह रहा है कि ये मेरे से नीची जाति का है तो मैं इससे भेदभाव करूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, छुआछूत वगैरह कुछ नहीं कर सकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की। इसमें पूछा है जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें केवल गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो अधिवेशन किस सन में हुआ है। तो सबसे पहले देख लें हम, जो जिस अधिवेशन की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो हुआ था बिलग्राम के अंदर। बिलग्राम कहाँ पर है, तो वर्तमान में बिलग्राम है कर्नाटक के अंदर। वर्तमान में बिलग्राम है कर्नाटक के अंदर। और जो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो कब की थी, तो ये की गई थी 1924 के अंदर, जब गांधी जी जेल से रिहा हुआ थे। तो उसके लिए ही गांधी जी को कांग्रेस की अध्यक्षता कराई गई थी बिलग्राम कर्नाटक के अंदर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और इसमें कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ था, मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था। इसमें पूछा है जो साइमन कमीशन भारत आया था और इस साइमन कमीशन का भारत के अंदर विरोध किया गया था, वो साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1928। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी के अंदर साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन की जो जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इसकी अवहेलना की थी और इस नारा दिया था साइमन गो बैक। इस नारा दिया गया था साइमन गो बैक, तो इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कब जोड़ा गया था। तो इसमें पूछा है जो भारतीय राष्ट्रीय वो कब जोड़ा गया था। तो जैसा कि हमें पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। हमने ये जो पुरानी क्लास है उसमें डिस्कस किया था कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप सभी ने पुरानी क्लास नहीं ली है तो हमारी पहले पुरानी क्लास अटेंड करें, वो भी MCQ टाइप में है। तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी के अंदर। लेकिन जो कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना होकर केवल कांग्रेस नाम दिया जाता है इसका, और इसकी स्थापना की जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब ये A.O. ह्यूम कौन है, तो A.O. ह्यूम ये ब्रिटिश एक अधिकारी था और लॉर्ड डफरिन के द्वारा इसको कहा गया कि जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं उनको एकत्रित करो और उनकी एक संगठन बनाओ। तो उन्हीं जो पढ़े लिखे लोग थे भारत के उसी को कांग्रेस बोला जाता था। लेकिन 1892 ईस्वी के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नेहरू के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1892। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये दादा भाई नेहरू के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मुनरो कैप्टन रीड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसमें पूछा है स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था, और ये स्थायी बंदोबस्त उत्तर भारत पर लगाया गया था। उत्तर भारत पर लगाया गया था स्थायी बंदोबस्त, और ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था उपज को बढ़ाने के लिए। ये लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। मुनरो कैप्टन रीड के द्वारा लगाई गई थी रैयतवाड़ी, और रैयतवाड़ी लगाई गई थी तमिलनाडु के एरिया में। और लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लगाई गई थी महालवाड़ी व्यवस्था, इसके द्वारा लगाई गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो इनको ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1857। तो हमने देखा है 1757 ईस्वी में होता है। 1757 में क्या होता है, तो ये होता है हल्दी घाटी का युद्ध, नहीं ये होता है प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी के अंदर। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी के अंदर, प्लासी का युद्ध। और ये युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव
और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। और इसी के कुछ साल बाद होता है बक्सर का युद्ध। ये होता है 1764 ईस्वी में और ये होता है अंग्रेजों के बीच। और भारत की तरफ से 3 शासक इस युद्ध में होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होता है शुजाउद्दौला, एक होता है मीर कासिम और दूसरा होता है भारत का जो वर्तमान में मुगल शासक था, वो उस समय लड़ाई कर रहा था। तो इस युद्ध को भी हार जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद होती है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। तो इसका ध्यान रखना, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी के अंदर। 1761 में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। 1857 में तो आप सभी को पता है कि क्रांति होती है 1857 के अंदर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। प्रथम गुरु थे सिखों के गुरु नानक देव जी। और गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर ये थे 9वें गुरु। और जो अंतिम गुरु थे वो थे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और जो गुरु तेग बहादुर है इनको औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा किसको मरवाया गया था? तो ये मरवाया गया था तेग बहादुर को। लेकिन जो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव, इसका सही आंसर है। और जो गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर है। और जो गुरु अर्जुन देव इनके द्वारा ही जो सिखों का ग्रंथ होता है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी स्थापना की गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आदि ग्रंथ की स्थापना की गई थी गुरु अर्जुन देव के। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? इसमें पूछा है जो तेलुगु ग्रंथ था उसकी स्थापना किसने की थी और वो तेलुगु ग्रंथ का नाम क्या था? तो उस तेलुगु ग्रंथ का नाम था आमुक्तमाल्यदा। उस तेलुगु ग्रंथ का नाम था आमुक्तमाल्यदा। तो ये ध्यान रखना, कभी कभार नाम भी पूछ लिया जाता है कि तेलुगु ग्रंथ का नाम क्या है। तो ये नाम था आमुक्तमाल्यदा। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये तुलुप वंश से संबंधित थे। अब ये तुलुप वंश विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही तुलुप वंश आता है, उसी से संबंधित थे कृष्णदेवराय। और ये इस वंश के सबसे महानतम शासक भी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटी रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी मीर जाफर। तो जो जीटी रोड है, जीटी रोड का पुराना नाम क्या है? तो जीटी रोड का पुराना नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। क्या नाम है? शेरशाह सूरी मार्ग। इसको ध्यान रखना, इसका पुराना नाम है शेरशाह सूरी मार्ग है जीटी रोड का पुराना नाम। लेकिन 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसके द्वारा 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। इसको ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी मार्ग का नाम लॉर्ड ऑकलैंड मार्ग जीटी रोड मार्ग किसने रखा था? तो ये रखा था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जीटी रोड मार्ग रखा गया था। तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। और इसने सूरी वंश की स्थापना की थी मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर 1539 में पहले चौसा के युद्ध में, फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में इसको पराजित किया था हुमायूं को। और इसी के पराजित करने के बाद ही शेरशाह सूरी ने भारत के अंदर सूरी वंश और दूसरा अफगानी वंश की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी कपड़ा मकान और रोटी, ऑप्शन सी पैसा और जमीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति आप सभी ने पता है आप सभी को। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था कमल और रोटी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति
की चिन्ह कौन सा था? तो ये था कमल और रोटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन से संबंधित भाग कौन सा है? स्थानीय सुशासन से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 9 में दे रखा है पंचायती राज और भाग 9 में दे रखा है नगर पालिका। तो ये दोनों ही स्थानीय सुशासन से संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है इसका 343। इसका अनुच्छेद ध्यान नहीं आ रहा, इसका अनुच्छेद आप सभी बताओगे, आप सभी इसका अनुच्छेद कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका अनुच्छेद कौन सा है। इसका अनुच्छेद बताओगे हमको कि स्थायी स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 40 है, ये ध्यान रखना। और जो पंचायती राज है इसमें कार्य पंचायती राज के क्या कार्य होंगे, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है 243 जी से संबंधित है उसका। तो आपको अब इसमें हिंट मिल गई होगी कि स्थानीय स्वशासन का जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से होंगे। तो इसका अनुच्छेद है 243 ए से 243 ओ तक और 243 पी से 243 जेड तक इसके अनुच्छेद हैं, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, ये लास्ट कोटेशन है, इसको देखते हैं। जनरल बिपिन रावत, आप सभी को पता है एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हीं को 2022 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। 2022 के अंदर 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, उसमें से एक जनरल बिपिन रावत सर भी थे। और इनके द्वारा एक कोटेशन दिया गया है, पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, मतलब अगर कभी भविष्य में युद्ध होता है किसी से तो पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन बाद में गोली की गिनतियां भी नहीं करेंगे। तो इनका मतलब था कि सबसे पहले हम अपनी तरफ से कोई युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन बाद में हम पीछे भी नहीं उठेंगे। तो ऐसे थे हमारे जनरल बिपिन रावत। तो दोस्तों इन सर के लिए सबसे पहले तो हम जय हिंद। और दोस्तों आज के ये थे क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं और ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे पूरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका सजेशन जरूर देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है हमको और यहाँ पर आप सुधार कीजिए, क्योंकि हमारा अभी न्यू चैनल है तो इस वजह से आप हमको सजेशन भी दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हंसते रहें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।